आज बुला के, और सबके रास्ते क्लियर थे? पक्की बात है, कोई रुकावट नहीं हुई? जो लोग ऑनलाइन पे सुन रहे हैं, क्लास में एक अच्छी तादाद मौजूद है जिनका ये मानना है कि कोई रुकावट नहीं थी। असल में कल जब रिस्क था तो हमने फ़ौरन से फिर एक्शन लिया, आप लोगों को ज़ाती मैसेज, पर्सनल मैसेज भी किए, और चूंकि अभी आप लोगों का बैच अभी स्टार्ट ही हुआ था, अभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग ऐड नहीं हुए थे, तो एकदम से ये मामला आ गया। तो थोड़ा सा ये भी अंदाज़ा था कि स्टूडेंट्स को भी जहन में होगा कि कुछ एक डिस्टर्बेंस है। मसला कल भी उस तरह से नहीं था, लेकिन ऑन सेफ़र साइड होता यही है कि अगर इस तरह का कोई इवेंट हो तो फिर वापसी पे सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं या कुछ और इस तरह से, तो हम नहीं चाह रहे थे कि आप लोग जो है वो इसमें परेशान हो। तो हम तो यहीं पे ही थे, लेकिन आप लोगों को आने से पहले रोक दिया, लेकिन आप में से कुछ लोग शायद आए हुए थे और उनको फिर वापस जाना पड़ गया। तो वो बस सेफ्टी के हवाले से जो है ना वो चीज़ इम्पॉर्टेंट थी। तो आज फिर हमने जो है वो 12 बजे तक चीज़ों को असेस किया और फिर हमने कहा कि नहीं, पोस्ट रिज़ल्ट वालों को कम से कम हम ऑफ़ कर लें और ऑन कर लें, प्री वालों को हमने आज ऑफ़ किया। तो ये जान के खुशी हुई कि आप लोगों को रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे चीज़ें सही तरीके से चलती रहें, और जो है जो शरपसंद अनासर हैं वो दोनों तरफ के जो है उनको मौका ना मिले कि वो मुल्क में डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। कुछ वादे किए थे हम लोगों ने पहले दिन, अभी हम जोश में आगे बढ़ने ही लगे थे कि अचानक से जो है वो लीडर गिरफ्तार हो गया, और जो है वो गम और गुस्से की लहर और ख़ुशी की लहर दोनों इकट्ठी जो है वो जागी, और दो ग्रुप एक दूसरे के मुकाबले पे आने लगे थे। वो शुक्र है गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा काम किया, इंटरनेट वगैरह को थोड़ा कंट्रोल कर लिया, चूँकि लड़ाई होनी थी सोशल मीडिया पे जाके, वहाँ लोगों ने देखना था, फिर गुस्से में आना था, फिर बाहर निकलना था। तो ये एक अजीब सा इन्होंने काम किया, लेकिन बहरहाल उन्होंने थोड़ा हैंडल कर लिया सिचुएशन को। तो वो अगेन मतलब हम ये बात नहीं कर रहे कि सही कौन है और गलत कौन है, बस बात ये कर रहे हैं कि एक पॉसिबल जो सिविल डिस्टर्बेंस होती थी वो उस लेवल पे नहीं हो सकी। अल्लाह खैर करे। ज़ाहिर है पुरअमन एहतजाज तो आप सबका हक़ है, तो आप लोग भी अभी उसके बाद शायद सड़क पे बैनर लेके खड़े हुए होंगे कि जी वो हमारे जो है SBI के बाहर बैनर लेके खड़े हुए होंगे कि जी हमारे लीडर को रिहा किया जाए। तो ठीक है, वो मतलब बस वो होता ही है कि एहतजाज जब ज़रा ज़ोर पकड़ता है ना तो दोनों तरफ के लोग फिर काम ख़राब करते हैं। जो इधर से गलत अनासर होते हैं वो भी उसको गलत रंग देने की कोशिश करते हैं, और सम टाइम दूसरी तरफ के लोग भी जान के चाहते हैं कि आप आएँ उलझें। तो गवर्नमेंट ने बड़ा मज़े का काम किया, पहले वेट एंड सी किया कि ज़रा देखें कहाँ कहाँ क्या रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, लोग भी ऐसे जज्बाती हैं, खुद ही वीडियोज़ बना के जो है वो इकट्ठी करते रहे कि देखो जी हम मोहब्बत में निकल आए हैं। अब वो सारी वीडियोज़ उन्होंने इकट्ठी कर ली और फिर सुबह से क्रैकडाउन शुरू कर दिया। तो बहुत ही खामोशी से शहर को जो है ना उन्होंने सुबह ही जो है वो कंट्रोल कर लिया। तो बहरहाल इस सारे उसमें हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी। हमारा एक लेक्चर मिस हो गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कहें कि सर इस वक्त मुल्क ख़तरे में है, मुल्क की बका ख़तरे में है, पाकिस्तान का फ्यूचर ख़तरे में है, और आप पढ़ाने की बातें कर रहे हैं। तो आप पढ़े लिखे बन के सपोर्ट करेंगे ना, अभी तो आप सिर्फ पथराव कर सकते हैं, अभी तो गाड़ियों की शीशे तोड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा ज़रा पढ़े लिखे तरीके से आएंगे तो आप पढ़े लिखे तरीके से अपने लीडर को सपोर्ट करेंगे। आप कल को कानून साजी में हेल्प करेंगे, अच्छे कवानीन बनाएंगे, अच्छे रूल्स डिफ़ाइन करेंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे वहाँ के लोगों को बेहतर करेंगे। रेवोल्यूशन तो नहीं आनी ना, एवोल्यूशन ही आनी है। इनकलाब आ भी जाए तो हमारे पास कौन लोग हैं हमें चलाने वाले? फवाद चौधरी, राना सनाउल्लाह, अल्टीमेटली कौन है? मतलब ऊपर के आइकन्स आपकी अपनी पसंद के, लेकिन नीचे के लोग तो यही है ना, चलाना इन्होंने ही है निज़ाम। तो अल्टीमेटली निज़ाम अच्छा जब चलेगा जब हम एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरेंगे और बहैसियत कौम बेहतर हो जाएंगे। नहीं तो हम में से इसी तरह से राना सनाउल्लाह, इसी तरह के फवाद चौधरी, इसी तरह के लोग निकलते रहेंगे और वो हमें तंग करते रहेंगे। तो थोड़ी सी एवोल्यूशन चाहिए, थोड़ी सी रेवोल्यूशन चाहिए। तो ज़रूर एहतजाज में शामिल हो, लेकिन पुरअमन तरीके से, और एवोल्यूशन के लिए अपने आप को बेहतर कर दें, बजाय इसके कि मेरा एक अजीम लीडर आएगा और वही मेरे मुल्क को चला के देगा। वो अजीम लीडर भी रुल जाएगा चूँकि कौम उसके लिए रेडी नहीं बैठी होगी। तो कौम को रेडी बैठने के लिए इखलाकी चीज़ों पे भी काम करना है और अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। वो स्ट्रेंथन करने के लिए CA करना है, और CA करने के लिए बिज़नेस लॉ पढ़ना है, और बिज़नेस लॉ के लिए चैप्टर नंबर 2 को पढ़ना स्टार्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो हम लोगों ने प्लान किया था कि हम डेली पढ़ा करेंगे इंशाल्लाह, और हमने कहा था अगर कोई बहुत एमरजेंसी आ गई, कोई बहुत इस तरह की सिचुएशन आई, तो जब तक आपको ख़ास तौर पे मैसेज ना आए या आपको पता ना लगे, आपने ये अज्यूम करना है कि क्लासेस जो है वो हैं। तो अब डेली बेसिस पे जो आप पढ़ेंगे, आपने घर जाके कितनी देर पढ़ना है उसे? 50 मिनट्स।
50 मिनट्स पढ़ना है घर जाके, और 50 मिनट्स में जो है वो आपने चीज़ों को रिकॉल करना है। मैं ज़रा ऑनलाइन वालों को भी मैसेज दे दूं, आज हमें अंदाज़ा था कि स्टूडेंट्स कुछ फ़ियर की वजह से, कुछ घर वाले कई दफ़ा परेशान हो जाते हैं, ऊपर से फिर सोशल मीडिया अगर किसी का चल रहा हो तो उसको देख के तो लगता है लाहौर जल रहा है। तो वो उसकी बेस पे वो जो वर्चुअल दुनिया है जिसका मैंने आपको जिक्र किया था कि वो एक अलग दुनिया है, वो अलग तरीके से चल रही है। उस वर्चुअल दुनिया में इस वक्त इनकलाब आया हुआ है, पाकिस्तान के सारे कैंटोनमेंट बोर्ड उखड़ चुके हुए हैं, फ़ौज के आधे लोगों को गोलियां मारी जा चुकी हुई हैं, आधे बॉर्डर्स पे कब्ज़ा कर लिया है पाकिस्तानियों ने। तो लेकिन असल दुनिया थोड़ी सी ज़रा और तरीके से चल रही होती है। तो इसलिए ये फ़ियर था कि वालिदैन भी थोड़ा सा परेशान होंगे और शायद कुछ लोगों को वो आने ना दें। जैसे फ़ीमेल्स की आज एक अच्छी तादाद मिसिंग है, नज़र आ रहा है। तो हमने इसलिए ना ये इस वीक ये वाले पोस्ट रिज़ल्ट हम लोगों ने ऑलरेडी सोचा हुआ था कि हम फर्स्ट वीक के यूट्यूब पे डालेंगे ताकि लोगों को आइडिया हो कि पोस्ट रिज़ल्ट क्लास कैसे चलती है। तो ये लेक्चर फिर यूट्यूब पे भी जा रहा होगा ताकि जो लोग नहीं आ सके वो आ सकें। लेकिन अगर एक फ़िज़िकल कॉलेज है और फ़िज़िकल क्लास पढ़ा रहा है और आपने फ़िज़िकली इनरोल किया हुआ है, तो ये एक अच्छी ऑप्शन नहीं थी कि हम पहले दिन आपसे कहते हैं आप घर बैठे, हम यहाँ आएँगे, कैमरे में रिकॉर्डिंग करेंगे और आपको भेज देंगे। तो वो पहले दिन से ही ऑरा टूट जाता है, पहले दिन से ही आप कहते हैं अच्छा ये तो बड़ी इजी ऑप्शन है, घर बैठ के टीचर को प्ले करो, फॉरवर्ड भी हो जाता है। तो फिर आपने कभी भी वो पोस्ट रिजल्ट में वो जो जोश है ना वो उस तरह से ना होता। तो बस उस जोश को ज़िंदा रखना है। डेली पढ़ेंगे और 50 मिनट हम घर जाके पढ़ेंगे। घर जाके जो पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला उसमें क्लास में जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करेंगे, और दूसरा हम लिखेंगे। लिखना कैसे है, मेरी नोट्स किताब सामने रखने और एज़ इट इज़ लिख लेना है जितना हमने क्लास में पढ़ा है। और जो क्लास में पढ़ा होगा मैं मोस्ट प्रॉब्ली आपको उसको स्क्रीन पे दिखा के भेज रहा हूँ। बहुत ही रेयर ऐसा होगा कि टाइम इतना कम हो कि हम उसको ना देख सकें। तो एज़ इट इज़ लिखेंगे, और उसके बाद जब भी ज़िंदगी में याद करना है अपने रिटन रजिस्टर से याद करना है। आपके रट्टे के सारे प्रॉब्लम, आपकी बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएंगी अगर ये रजिस्टर वाली बात फॉलो कर ली। फिर हर वीक जब हमारी तैयारी हुआ करेगी, हम हर वीक पढ़ रहे होंगे, तो वीक के एंड पे खराज तहसीन पेश करने के लिए अपनी तैयारी को हम क्या करेंगे, हम एक टेस्ट करेंगे। मुझे डर ये था कि हमारी आज की भी क्लास मिस हो जाती तो हमारा वो पूरा पैटर्न आउट हो जाता। पहले वीक में हमारे पास थोड़ा क्वेश्चन था कि ओरिएंटेशन थी और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र है वो एक दिन डिस्टर्ब हुआ है, तो हम अभी भी अपने सैटरडे के टेस्ट वाले एम पे आ सकते हैं। तो वीक के एंड पे तैयारी अगर पूरी हो जाए तो फिर टेस्ट देना है। उसके अलावा क्या करना है, बस इतना से करना है, कुछ तो और होगा। रजिस्टर वाली बात हो गई, पढ़ाई वाली बात हो गई, टेस्ट देने वाली बात हो गई। मोबाइल से दूर रहना है, फोकस, मुसलसल दूर नहीं रहना, पढ़ते हुए दूर रहना है। बस दिन में 3 से 4 घंटे ज़िंदगी के निकाल लेने अपनी कैफ की अदर दिन क्लास पढ़ाई के लिए, बाकी टाइम दे दें सोशल मीडिया को, कोई मसला नहीं। सिलेबस में सबसे बड़ा लॉ कौन सा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऑन एवरेज कितने % वेटेज है, 50 to 55% के करीब इसकी वेटेज बन जाती है। फिर सिलेबस का जो सबसे छोटा एरिया है वो 5 से 8% का है, लीगल सिस्टम, और देन हमारे अदर लॉज जिसमें बाकी सारा कचरा मचरा इकट्ठा करके हम डाल देते हैं। तो चैप्टर 11 से लेके 18 तक सारे के सारे जो है वो उस जोन में आ जाते हैं। चैप्टर 1 का अलग जोन बना हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, चैप्टर 2 से 5 और चैप्टर 6 से 10। चैप्टर 2 से 5 की अजम्पशन ये है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, और चैप्टर 6 से लेके 10 की अजम्पशन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, अब इसने परफॉर्म होना है। तो क्या पढ़ने के लिए तैयार हैं? कोई सवाल जो पिछले दिन की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड हो, हमारे पैटर्न से रिलेटेड हो, कोई कन्फ्यूजन मुझे बताइए। सब क्लियर है तो आगे चलते हैं। सब क्लियर है, चलते हैं आगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कहानी कहाँ से शुरू होती है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफ़र, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन, ये 2-3 शुरू की वो चीज़ें हैं जो हम हमेशा सब लोगों को बताते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ इस तरह से है। जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत बात की बात है। सबसे पहले एक ऑफ़र होगी और एक बंदा उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा होगा। जब भी 2 बंदों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि एक बंदे ने दूसरे को एक ऑफ़र दी है कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि ये काम इस तरह से करें, दूसरे बंदे ने उसकी ऑफ़र मान ली है। तो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस से कहानी स्टार्ट होगी, फिर हम इसमें एक एक करके मसाले ऐड करते चले जाएंगे। तो फिलहाल हमारे पास जो मेन वर्ड्स हैं वो हैं ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफ़र और एक्सेप्टेंस।
कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जो सबसे बुनियादी अवामिल हैं वो ये हैं कि एक प्रॉपर अच्छी खूबसूरत ऑफ़र होनी चाहिए और उस ऑफ़र को दूसरे बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया हो। यानी अगर इसको बोर्ड पे थोड़ा सा स्लैंग देखने की कोशिश करें, गंदी सी राइटिंग ये मेरी ही हो सकती है। ए ने बी को एक ऑफ़र दी है। ऑफ़र कहते हैं पेशकश को। ऑफ़र कहते हैं कि हाँ भाई मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह से हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने बी से कहा है कि मैं आपको एक केजी एक चीज़ देता हूँ, आप मुझे 100 रुपये दे दें। अब प्रॉब्लम ये है कि इस ज़ालिम वक्त में हम 100 रुपये केजी क्या चीज़ कंसिडर करें, तो एक काम करते हैं, नमक काउंट कर लेते हैं। चीनी भी शायद 100 रुपये क्रॉस कर गई है या अभी 85-90 के आसपास है। आप लोगों को लगता है घर के लिए कभी शॉपिंग नहीं की, ठीक है। आप लोगों ने घर वालों से कहा हमने पढ़ना हुआ करता होता है, घर वालों ने आपको आज़ाद छोड़ दिया कि आप पढ़ो, घर के काम हमारे ज़िम्मे। नमक सस्ता है, नमक, ठीक है। ए ने बी से कहा मैं आपको 1 केजी नमक दूंगा, आप मुझे 100 रुपये देने पे तैयार हैं। बी ने का क्या बात कर दी, 100% तैयार। इसे कहेंगे एक्सेप्टेंस। अगर बी कहे कि आपकी बात सुनने में अच्छी लग रही है, मैं गौर करूँगा, ये क्या है? ये एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर वो कहे आपकी बात अच्छी है लेकिन अगर 1.5 किलो होता तो क्या ही खूबसूरत बात होती, ये भी एक्सेप्टेंस नहीं है। तो एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि जब आप ऑफ़र को एज इट इज़ मान लेंगे तो वो बन जाएगी एक्सेप्टेंस। तो ऑफ़र का मतलब है एक बंदे ने दूसरे को पेशकश की है, जिसने ऑफ़र दी है उसको हम कहेंगे ऑफरर, ऑफ़र देने वाला, और जिसको ऑफ़र दी गई है ऑफरी। जैसे जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं उसे कहते हैं एम्प्लॉयर, और जिसको एम्प्लॉयमेंट देते हैं एम्प्लॉय। ट्रेन करने वाला ट्रेनर होता है, जिसको ट्रेन किया जाता है वो ट्रेनी होता है। मेंटोर, मेंटी, इस तरह से। तो ये OR या ER लगा देने से वो सब्जेक्ट बन जाएगा और ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये कहानी हमेशा स्टार्ट होगी कि एक बंदा दूसरे को ऑफ़र दे रहा है और दूसरा उसकी बात मान रहा है। इस पेपर का मिजाज समझने की ज़रूरत है। बिज़नेस लॉ में हमने एक लॉ को समझना है कि लॉ क्या कहता है। पेपर में 40% के करीब क्वेश्चन ये होंगे कि लॉ में ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है। आप एज इट इज़ किताब से रटी हुई चीज़ लिख देंगे। बट 60% सवाल ऐसे होंगे कि वो आपको एक सिचुएशन देंगे, ये सिचुएशन है, बताओ लॉ के मुताबिक सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो लॉ का ना सिर्फ आपने याद किया हुआ बल्कि आपको समझ भी आ रही हो कि वर्ड ऑफ़र का क्या मतलब होता है, एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है। तो बिज़नेस लॉ में हम ज़्यादातर वर्ड्स की मीनिंग पे ध्यान देते हैं और कोशिश ये करते हैं कि चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लें। तो ऑफ़र है जब एक बंदा ये चाहत रखता है कि वो दूसरे से कहे कि जी ये काम करते हैं, और एक्सेप्टेंस जब दूसरा बंदा उसकी चाहत को एज इट इज़ मान लेता है, अपनी रजामंदी दे देता है, ओके कर देता है, तो इसको कहेंगे एक्सेप्टेंस। तो जब ये ऑफ़र और एक्सेप्टेंस इकट्ठे होंगे तो मैं कह सकता हूँ कि लो जी इन दो बंदों के दरमियान एक प्रॉमिस हो गया है। प्रॉमिस, इन दो के दरमियान प्रॉमिस हो गया, एक वादा हो गया है। वादा किसी भी चीज़ का हो सकता है। आप में से मौजूद एक बच्चे ने साथ वाले बच्चे को ऑफ़र दी कि मैं डेली शाम क्लास के बाद 3 घंटे यहाँ बैठ के पढ़ता हूँ, क्या तुम तैयार हो कि तुम भी मेरे साथ बैठ के पढ़ा करो? उसने कहा मैं भी तैयार हूँ। ऑफ़र थी, एक्सेप्टेंस थी, दोनों के दरमियान क्या हो गया? प्रॉमिस। प्रॉमिस एक समाजी वर्ड है, सोशल वर्ड है, कारोबारी वर्ड नहीं है। कारोबार में वादे शादे नहीं चलते, कारोबार में चलता है एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो खाली प्रॉमिस पे हम नहीं रोकेंगे। हम जो लॉ पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये तिजारती कानून है, यानी कि जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द थिंग्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड है, ये वो कानून है। तो खाली ऑफ़र और एक्सेप्टेंस से अभी हम एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बातें नहीं करेंगे। अभी एक ऑफ़र है, जिस ऑफ़र को एज इट इज़ मान लिया गया है। जब ऑफ़र को एज इट इज़ मान लिया गया है तो मैं कहूँगा ये बन गया है प्रॉमिस। तो थोड़ा सा इस तरफ आते हैं और इससे अगले स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं। ऑफ़र और एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस। एक भाई ने दूसरे से कहा मैं तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ूंगा, दूसरे ने कहा ओके। एक भाई ने दूसरे से कहा मैं समोसे खाने चल रहा हूँ, तुम चलते हो? उसने कहा मैं चल रहा हूँ। घर वालों ने कहा जब हम वापस आएंगे आपने होमवर्क किया हुआ होगा, आपने क्या किया हुआ होगा। ये सारे प्रॉमिस हैं। इन सब में कोई कारोबार नहीं है, इसमें कोई कमर्शियल चीज़ नहीं है, कोई रुपए पैसे नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है, कोई बदला नहीं है। लेकिन एक बंदा दूसरे से कहे मैं आपको पंखे बेचूंगा, क्या आप मुझे 5,000 रुपये देंगे? अब इसमें कोई कारोबारी बात आई।
इसका मतलब है प्रॉमिस तो एक सिर्फ समाजी सोशल सा एक वर्ड था। प्रॉमिस जो है वो एक सोशल सा वर्ड है। प्रॉमिस में कुछ ऐसा ऐड करें कि वो एग्रीमेंट बन जाएगा, तो वो एक नया वर्ड जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब है वो वजह, वो मुआवजा, वो रकम, वो बदला, वो बेनिफिट, वो फ़ायदा, वो कमर्शियल फ़ायदा जो एक अरेंजमेंट में एंटर होने से किसी को मिलता है। प्रॉमिस, दोस्त ने दूसरे से कहा कि मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ूंगा, तो मेरा साथ दोगे? उसने कहा हाँ। ये सादा प्रॉमिस था, इसमें कोई कमर्शियल वजह नहीं थी, एक सोशल वजह थी कि दोस्त का साथ देने के लिए पढ़ना है या पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करनी या दोस्त का साथ देते हुए पढ़ाई करनी कमर्शियल वजह नहीं है। मैं समोसे खाने जा रहा हूँ, तुम चलोगे, इसमें भी कोई कमर्शियल वजह नहीं है। मैं तुम्हें समोसे खिलाऊंगा अगर तुम मुझे जूस पिलाओगे, अब कमर्शियल वजह आ गई। अब ये सादा प्रॉमिस नहीं है, इसमें कोई ना कोई मैथमेटिकल, कोई ना कोई कमर्शियल वजह ऐड हो गई। तो ये जो कमर्शियल वजह है ना, इसको कानून की ज़बान में कहते हैं कंसिडरेशन। हम कानून कौन सा पढ़ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आज से 150 साल पहले। अंग्रेज़ों के बनाए हुए, जिस तरह से पुल बहुत मजबूत होते हैं, इस तरह से अंग्रेज़ों के बनाए हुए लॉ भी बड़े मजबूत होते हैं। 150 साल में हम गुस्ताखी नहीं कर सके कि इस लॉ में चेंज करें। हाँ, बस इस लॉ में जहाँ बरसगीर लिखा होता था, हमने उसको पाकिस्तान से रिप्लेस ज़रूर किया है, क्योंकि उस वक्त उन्होंने बताया था कि बरसगीर का ये कानून है और अब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान का ये कानून है। तो अंग्रेज़ों पे भरोसा हमें ज़रा ज़्यादा है। तो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 150 साल से हमारे ऊपर राज कर रहा है और पता नहीं कब तक राज करता रहेगा। क्या ये गुलामी नहीं है? इस गुलामी की जंजीर को तोड़ डालें। तो जिस ज़बान में हम पढ़ रहे हैं, ये कौन सी हमारी ज़बान है? ये ज़बान पढ़ते हुए गुलामी फील नहीं हो रही? तो ठीक है, जो ज़बान पढ़ रहे हैं तो कानून भी फिर उनका पढ़ लें। और मैंने जब उर्दू लिखी तो आप कहेंगे टीचर प्रोफेशनल नहीं था, क्लास में उर्दू लिख रहा था, जो हमारी पाकिस्तानी ज़बान है, जो हमारा पाकिस्तानी। तो हमें अच्छा लगता है गुलाम बनना, अच्छी सी फीलिंग आती है, एवं आज़ाद हो खामखा बिला वजह। प्रॉमिस के साथ कोई कमर्शियल वजह ऐड हो गई, तो अब ये मामला थोड़ा सा भारी हो गया। अब इस चीज़ को मैं कहूँगा कि ये चीज़ जो इन दोनों के दरमियान हुई है ना, ये एग्रीमेंट है। अब इनके दरमियान बाकायदा एग्रीमेंट हुआ है, प्रॉमिस नहीं है, ये समाजी वादा नहीं है मैं ऐसे करूँगा आप ऐसे कर दें। ये एक एग्रीमेंट है जिसमें कोई कमर्शियल वजह है। इसका मतलब है वो प्रॉमिस जिसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे को कोई कमर्शियल बेनिफिट दे रही हो। नमक दे रहा था मिस्टर ए और मिस्टर बी पैसे दे रहा था। नमक एक कमर्शियल चीज़ है जो ख़रीदी जाती है, बेची जाती है, जिसकी एक वर्थ है, कमर्शियल वर्थ है। और बी 100 रुपये दे रहे हैं, 100 रुपये भी कमर्शियल चीज़ है। अगर ए बी से कहता है कि तुम अगर मुझे 100 रुपये दो, मैं तुम्हें मुस्कुरा के देखूँगा, तो इसकी कोई कमर्शियल वर्थ ना होती। तो कंसिडरेशन बेसिकली कमर्शियल वर्थ है। लेकिन हो सकता है कि एक हीरोइन कहे कि मुझे 1 लाख रुपए दे, मैं ऐड में आपकी प्रोडक्ट पकड़ के मुस्कुरा के देखूंगी स्क्रीन की तरफ। अब उसकी मुस्कुराहट कमर्शियल है, उसकी मुस्कुराहट उस ऐड में सेलेबल आइटम है। इसका मतलब ये है कि हर प्रॉमिस एग्रीमेंट नहीं है। ऐसा प्रॉमिस जिसमें दोनों तरफ से कोई ना कोई कमर्शियल वजह आ जाए, कंसिडरेशन कहते हैं उस कमर्शियल वजह को जो पार्टीज़ के दरमियान है। तो इसका मतलब है, पहले हमने प्रॉमिस पढ़ा था, जब एक ऑफ़र को मनोवन मान लिया जाए तो प्रॉमिस बन जाती है। ऑफ़र क्या थी? पेशकश। एक्सेप्टेंस क्या थी? उसकी रजामंदी। तो एक पेशकश को जब रजामंदी दिखा दी जाए, मान लिया जाए, तो हम कहते हैं इनके दरमियान हो गया प्रॉमिस। और प्रॉमिस एक सोशल वर्ड है। प्रॉमिस में कोई कमर्शियल वजह ऐड हो जाए, कंसिडरेशन, मुआवजा, बदला, कोई बेनिफिट ऐड हो जाए, तो अब इन दोनों को मैं मिला के कहूँगा ये एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट उस प्रॉमिस को या उन प्रॉमिसेस को कहते हैं जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन जाते हैं। मैंने ज़्यादा मुश्किल बात तो नहीं की, इससे आगे चलते हैं।
एग्रीमेंट का जिक्र कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहेंगे? ए ने बी से कह दिया कि मैं आपको 1 किलो नमक दूंगा, क्या आप मुझे 100 रुपये देंगे? बी भी मान गया। उस तारीख पे बी ने नमक नहीं दिया या 100 रुपये नहीं दिए। ए उदास बैठा और किसी ने आके कहा कि क्या हुआ? उसने कहा मेरा एग्रीमेंट टूट गया है। तो उसने कहा तुमने एग्रीमेंट क्यों किया था, कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया था? तो मासूम ए ने पूछा कि भाई ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क क्या है? उसने कहा कॉन्ट्रैक्ट मजबूत वाला एग्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट होता है जो कानूनी तौर पर अमल दरामद हो सकता है, जिसमें एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें कानूनी बंधन ऐड हो जाता है, लीगल बाइंडिंग ऐड हो जाती है, एनफोर्सेबल हो जाता है। कहता है तुम पागल आदमी थे, तुम जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तुम 2 गवाह बीच में बिठा लेते, वो तुम लोगों के दरमियान गवाह बनते और कल को तुम्हारे साथ जुल्म हुआ, तुम अदालत जाके उन गवाहों को पेश करते, तुम अपना हक तलब कर लेते, या कम से कम लिखत पढ़त में करते, साइन कर लेते, स्टाम्प पेपर पे कर लेते। कल को तुम कागज़ अदालत में दिखा के कहते देखें जी कागज़ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो इसका मतलब है जब एक एग्रीमेंट में हम कोई लीगल चीज़ ऐड कर दें, जब इसमें लीगल बाइंडिंग ऐड कर दें, या यूँ समझें कि हम इसको एनफोर्सेबल बना दें। एनफोर्सेबल का मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि अदालत में जाके एनफोर्स किया जा सकता है, कि आप कह सकते हैं कि देखिए मेरे साथ ये मामला हुआ और ये इस तरह से नहीं कर रहे। आप एसबीआई के पास है, आपने कहा जी क्या मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए इस कुर्सी पे बैठ सकता हूँ? उन्होंने कहा आप बैठ सकते हैं, ये एक प्रॉमिस है। आपने एक ऑफ़र दी कि क्या मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए कुर्सी पे बैठ सकता हूँ, साइड पे रखी हुई कुर्सी, उन्होंने कहा ठीक है जी आप बैठ सकते हैं। ये प्रोमिस में अभी तक कोई कमर्शियल वजह ऐड नहीं हुई। आपने कहा जी वो क्या मैं बीलो की क्लास ले सकता हूँ? उन्होंने कहा नहीं, ये अब बात ना ज़रा आगे बढ़ गई है। ठीक है, कुर्सी तक बैठने तक बात मज़ेदार थी, लेकिन अब ये कमर्शियल चीज़ है जो आप हमसे मांग रहे हो। तो अब कॉलेज कहेगा कि अच्छा अगर आप हमें 16,000 रुपये दे देते हो तो हम ये क्लास आपको दे देते हैं। तो मामले में अब प्रॉमिस से आगे की कहानी आ गई। अब उनकी ऑफ़र है कि 16,000 रुपये दे दो और हम आपको क्लास सेल कर देंगे। तो प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड हो गई है, टेक्निकली एग्रीमेंट बन गया। आपने कहा ठीक है ये 16,000 पकड़े मुझे क्लास दें, और अगले दिन उन्होंने आपको क्लास नहीं दी। आपने कहा मैं तुम लोगों के खिलाफ अदालत में जाऊंगा। उन्होंने कहा चले जाओ, कैसे साबित करोगे? कोई गवाह है? किसी कागज़ पे लिखत पढ़त हुई है? कोई साइन हुए हैं? कहीं हमारा कोई ठप्पा लगा है? कहीं हमारे कागज़ से कोई प्रिंट लगा है? क्या हमारे फॉर्म पे लिखा हुआ है? क्या कहीं इस तरह का कोई मामला हुआ है? आपने कहा नहीं वो तो नहीं हुआ। तो कैसे केस करेंगे? तो इसका मतलब ये है कि एग्रीमेंट को मजबूत बनाना है ना, तो उसमें लीगल बाइंडिंग ऐड करनी है। लीगल बाइंडिंग कैसे ऐड होती है आज पहली और आखिरी दफ़ा बता रहा हूँ। सिलेबस में हमारी अजम्पशन ये होगी कि पेपर में कहेंगे ए ने बी से ये मामला किया, तो आप ये नहीं पूछेंगे कि साइन हुआ था या नहीं हुआ था, गवाह थे या नहीं थे। हम हमेशा अज्यूम करेंगे कैसा हुआ होगा। ये जो ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये गवाहों से मजबूत होते हैं। कुछ विटनेस मौजूद हों, अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट में कहीं 2 कहीं 4 अलग अलग तरह की सिचुएशन में विटनेस चाहिए होते हैं। तो अगर गवाह मौजूद हो तो उसमें कानूनी बंधन ऐड हो जाता है। जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उस पर दोनों पार्टीज़ के साइन मौजूद हो तो भी मजबूत हो जाता है, और ज़्यादा मजबूत होता है जब वो गवर्नमेंट के किसी स्टाम्प पेपर के ऊपर हो। गवर्नमेंट ने अलग अलग डिनोमिनेशन के स्टाम्प पेपर बनाए होते हैं, आप उसके ऊपर लिखत पढ़त करेंगे तो, या गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी के सामने जाके आप बैठ के एग्रीमेंट कर रहे हैं और वो अथॉरिटी बीच में गवाह बन जाए तो भी लीगल बाइंडिंग ऐड हो जाती है। तो गवाह से लिखत पढ़त करके, साइन करके, स्टाम्प पेपर से बहुत सारे तरीके हैं जिससे एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो किताब हमसे वो तरीके नहीं पूछेगी कि कैसा होता है, लेकिन ये ज़रूर पूछेगी कि कॉन्ट्रैक्ट कौन सा एग्रीमेंट को कहते हैं। तो एक तरीका ये कि आप कहें वो एग्रीमेंट जिसमें लीगल बाइंडिंग ऐड हो जाए उनको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दूसरा तरीका समझाने का कि आप कहें वो एग्रीमेंट विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट भारी वर्ड है, ये है मुआयदा, और एग्रीमेंट या प्रॉमिस है वादा। तो वादा थोड़ा हल्का वर्ड होता है। मुआयदा के 2 पार्टीज़ के दरमियान मुआयदा तय पाया है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, लेकिन ये सारे अल्फाज जगह जगह आएंगे। तो इसलिए इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब हम स्टार्ट करते हैं तो इन सारे अल्फाज को समझना बड़ा ज़रूरी है। क्या हमें बात समझ आ रही है?
सबको बात समझ आ रही है? किताब से ज़रा अल्फाज देखने की कोशिश करते हैं। प्रॉमिस, व्हेन द पर्सन टू whom प्रपोजल इज मेड, जब वो शख्स जिसको प्रपोजल दिया गया, सिग्निफाइज हिज असेंट टू इट, जब वो शख्स जिसको प्रपोजल दिया गया, प्रपोजल देने वाला या ऑफर देने वाला ऑफरर कहलाता है। ऑफर का दूसरा लफ्ज़ प्रपोजल भी होता है। तो ऑफर देने वाला ऑफरर कहलाता है, प्रपोजल देने वाला प्रपोजर कहलाता है। तो ऑफरर ने जब एक ऑफर दी सामने वाले बंदे को, तो जिसको प्रपोजल दी, टू whom प्रपोजल इज मेड, जिसको ऑफर दी गई है, सिग्निफाई कर देता है। सिग्निफाई का मतलब है कंफर्म कर देता है, एक्नॉलेज कर देता है, ओके कर देता है। तो जब वो शख्स जिसको ऑफर दी गई है ओके कर देता है हिज एसेंट टू इट, कॉन्सेंट का कानूनी भाई एसेंट, एसेंट का मतलब है रजामंदी, ओके, कंफर्म, अपनी खुशनुदी जाहिर कर देना। तो जब एक बंदा जिसको ऑफर दी गई है वो अपनी खुशनुदी जाहिर कर देता है, वो कंफर्म कर देता है कि मैं राज़ी हूँ तुम्हारी बात पे, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, ये माना जाता है कि प्रपोजल क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। और एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। समझ आई बात? तो जब जिस बंदे को ऑफ़र दी गई है वो उसको कंफर्म कर देगा तो ये एक्सेप्टेंस कहलाएगी, और ऑफ़र और एक्सेप्टेंस जब इकट्ठे हो जाएंगे तो ये बन जाएगा प्रॉमिस। जो बंदा प्रपोजल दे रहा है, ऑफ़र दे रहा है, उसको प्रॉमिसर, ऑफरर, इस तरह के अल्फाज वो कर सकते हैं। और जिसको ऑफ़र दी गई थी, प्रॉमिजी कहते हैं उसे, ऑफरी कहते हैं, आप जो मर्जी अल्फाज से कहते हैं। प्रपोजर प्रपोजी भी कह सकते हैं, प्रॉमिसर प्रॉमिजी भी कह सकते हैं, ऑफरर ऑफरी भी कह सकते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? सेकंड, एग्रीमेंट किसे कहते हैं? प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड हो जाए तो एग्रीमेंट कहते हैं। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, हर प्रॉमिस और हर सेट ऑफ प्रॉमिस, समटाइम एक प्रॉमिस होता है, समटाइम दोनों बंदों की तरफ से एक प्रॉमिस होता है। फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। वो सारे प्रोमिसेस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन जाएं, वजह बन जाएं, वो कहलाएंगे एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, प्रॉमिस इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो मैं कह सकता हूँ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। इससे आगे चलें, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो एग्रीमेंट जो लॉ की तरफ से एनफोर्सेबल है। बात समझ आई? कोई कंफ्यूजन? इस सफ़े पे जितनी बातें हमने पढ़ी हैं ऑल डन। एक स्टेप आगे चलते हैं। फार्मूले अगेन याद करने की ज़रूरत नहीं है, पिछली ही वाली चीज़ को समझाया हुआ है। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल बाइंडिंग यानी कि एनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। अब एनफोर्सेबिलिटी को नीचे उन्होंने समझाया है, उन्होंने कहा पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रोमिसेस। वो जो पार्टीज हैं एग्रीमेंट की, ये जो ए और बी है, ये बाउंड हैं कि ये अपने अपने हिस्से का प्रॉमिस अदा करेंगे। इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय ईदर ऑफ देम, इनमें से किसी ने भी गड़बड़ की, अगर इनमें से किसी ने भी डिफॉल्ट किया, अगर इनमें से किसी ने भी गड़बड़ की, पार्टीज कैन गो टू कोर्ट, पार्टीज अदालत में जा सकते हैं फॉर इट्स एनफोर्सेबिलिटी। किसी भी पार्टी के साथ गड़बड़ हो तो वो अदालत जाके कह सकती है भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाए, मैं 100 रुपये दे बैठा हूँ, वो जालिम नमक नहीं दे रहा, या मैंने नमक दे दिया है वो 100 रुपये नहीं दे रहा, या जिस टाइम पे मैंने नमक देना था और उसने आगे पैसे देने थे मैं वहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ और वो आ नहीं रहा। तो अगर किसी भी पार्टी के साथ डिफ़ॉल्ट हो, नाइंसाफ़ी हो, गड़बड़ हो, तो उस पार्टी के पास ये ऑप्शन है कि वो अदालत जाके उसको एनफोर्स करवा सकते हैं, अदालत से कह के उस बंदे को मजबूर कर सकते हैं कि या ये नमक दे या मुझे नुकसान दे जितना मेरा नुकसान हुआ है। एक बंदे ने नमक देने का प्रॉमिस किया और एक ने पैसे देने का प्रॉमिस किया, तो इनमें से कोई भी किसी के साथ गड़बड़ करे तो दूसरे बंदे के पास हक है कि वो अपना रिकवर कर सकता है। ये बात समझ आ रही है हमें? ठीक है जी। प्रॉमिस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट हमने सब देखा। अब इसमें दो वर्ड्स पे हमारी डिस्कशन होनी है, एक को हम कहते हैं एक्सप्रेस और एक को हम कहते हैं इम्प्लाइड। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड।
एक्सप्रेस का मतलब क्या है? हम कहते हैं एक बंदे ने ये चीज़ एक्सप्रेस की, एक बंदे ने अपने एक्सप्रेशन दिए, एक बंदे ने वाजे की एक चीज़। और वर्ड इम्प्लाइड भी आपने सुना हो शायद किसी जगह पे, एक बंदे ने कहा हाँ भाई इस चीज़ से ये तो इम्प्लाइड है, इस वाली बात से ये तो इम्प्लाइड है। तो फिर ये इम्प्लाइड क्या चीज़ है? ये बात इस चीज़ से महसूस हो रही है। और एक है ये बात तो एक्सप्रेसली क्लियर है। एक्सप्रेस वो चीज़ है जो वाज़े है, क्लियर है, बोली जाए, लिखी जाए, सुनी जाए, वो एक्सप्रेस है। आप एक चिंची वाले के पास गए और आपने कहा कि अगर तुम अगले स्टॉप तक जाओ तो मैं तुम्हें 20 रुपये दूंगा, क्या तुम तैयार हो? चिंची वाले ने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। आपसे पैसे पकड़े, आपको उस जगह पे छोड़ा, दोनों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट अदा कर दिया। मैं कहूँगा ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट था। आपने बड़े वाज़े तरीके से अल्फाज से जिक्र किया था कि मुझे अगले स्टॉप तक जाना है, और उसने कहा था भाईजान फिर 20 रुपये लगेंगे। तो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बाहमी मुशावरत से ये कॉन्ट्रैक्ट डन किया और आप उसके साथ चले गए और आपने उसको 20 रुपये दे दिए। ये है एक्सप्रेस। इम्प्लाइड क्या है? आप एक ऐसे स्टॉप पे खड़े हुए हैं जहाँ एक चिंची वहाँ से आ रहा है और चलता हुआ आगे जा रहा है। इस सड़क पे रूल ये है कि चिंची कहीं की भी सवारी पकड़ के किसी भी जगह इसी सड़क पे ड्रॉप करे 20 रुपये ले लेता है, और सबको ये वाली बात पता है। आप सिग्नल पे खड़े हैं, चिंची वाला आपके पास आके रुका, उसने आपको देखा, आपने उसको देखा, आपको समझ आ गया कि यही वो शख्स है जो मुझे मंजिल तक पहुंचा सकता है। आप चिंची में जाके बैठ गए। थोड़ा सा आगे एक स्टॉप पे आए, आपने कहा भाईजान मुझे उतार दें, उसने आपको उतारा, आप चलते बने। उसने कहा भाईजान पैसे, लाहौर में बैठे हैं ना, उसने कहा पैसे। लाहौर में पैसों को, रुपयों को, जो कारोबारी ज़बान में, जो प्योर अंदरून लाहौर की ज़बान है, उसमें होता है कि पैसे, तो ही पैसे नहीं देते। तो चिंची वाले ने कहा भाईजान मेरे पैसे। तो उन्होंने कहा केड़े पैसे? उन्होंने कहा वो भाई आपने एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन की मेरे साथ। उसने कहा कौन सी? तुम्हारा चिंची मुझे खड़ा हुआ नज़र आया, मैं जाके उसमें बैठ गया, तुमने चला दिया, तुमने रोका, शुक्र है तुमने रोक दिया, मैं उतर गया। व्हाट इज़ कमर्शियल इन इट? क्या मैं तुम्हें बोला था कि मुझे फ़लाना स्टॉप पे जाना है? क्या तुमने बोला था 20 रुपये पैसे हैं? तो वो कहेगा भाईजान हर सियाने को पता है कि स्टॉप पे जो खड़ा हुआ है वो चिंची के इंतज़ार पे खड़ा है, और अगर चिंची पास आके रोका है तो वो इसलिए नहीं रोका कि आपसे गुफ्तगू करने का मेरा दिल था। मेरे रुकने का एक मतलब है, मेरे रुकने का मतलब है मैंने आपको एक ऑफ़र दी थी, लेकिन मैंने अल्फाज से ऑफ़र नहीं दी थी, मैंने इम्प्लाइड ऑफ़र दी थी। उसके एक्शन से, उस चिंची वाले का आपके पास आके रुकना इस चीज़ की दलील है कि वो आपको कुछ कहना चाह रहा है। वो आपसे कह रहा है कि ये मेरी ऑफ़र है, और आप भी जो मासूमियत से चिंची में जाके बैठ गए, आपका ये एक्शन किस चीज़ की दलील है? आपने एक्सेप्टेंस दे दी है। तो सम टाइम क्या होता है, आप एक्शन से ऑफ़र करते हैं, एक्शन से एक्सेप्टेंस देते हैं। सम टाइम ऑफ़र बोल के होती है, एक्सेप्टेंस एक्शन से होती है। सम टाइम ऑफ़र एक्शन से होती है, एक्सेप्टेंस अल्फाज से होती है। यानी अगर किसी भी जगह आपने कहीं से भी किसी भी एक्शन से साबित कर दिया कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट फिर इम्प्लाइड बन जाएगा। तो एक्सप्रेस के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आपने कहना है जी एक्सप्रेस वो चीज़ है जो बोली जाए या लिखी जाए, और इम्प्लाइड क्या चीज़ है? जो एक्शन से नज़र आए। तो एक्सप्रेस को दूसरी तरह से भी बोला जाता है कि एक्सप्रेस वो है जो वर्ड्स में हो, और इम्प्लाइड जो एक्शन से प्रिज्यूम की जा रही हो, जो एक्शन से अंडरस्टूड हो, जो एक्शन से समझ रहे हो कि हाँ ये कहना चाह रहे हैं। डन? किताब के अल्फाज देखते हैं। एक्सप्रेस एन इम्प्लाइड प्रॉमिस। इफ प्रपोजल या एक्सेप्टेंस इज मेड इन वर्ड्स, अगर प्रपोजल, ऑफर या एक्सेप्टेंस इसमें वर्ड्स इस्तेमाल हैं तो प्रॉमिस इज सेड टू बी। अगर अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं तो हम कहेंगे प्रॉमिस क्या है? एक्सप्रेस। एक्सप्रेस को ब्रैकेट में हमने लिख दिया ओरल या रिटन। तो जो बोल के हो या लिख के हो वो है एक्सप्रेस।
और इफ़ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज, अगर अल्फाज से ना हो, अदर देन अल्फाज हो, एक्शन से हो, तो प्रोमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड, यानी कि फ्रॉम एक्शंस। तो क्या हमें ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात अच्छी तरह से समझ आ रही है? हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? आगे बढ़ने के लिए बेकरार भी हैं? अल्लाह खैर करे। हाँ, अब अदरवाइज का क्या मतलब है? प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज। अगर ये दोनों जुमले इकट्ठे लिखेंगे तो नीचे वाला जुमला समझ आएगा। उन्होंने कहा अगर वर्ड्स में हो तो एक्सप्रेस है और अदरवाइज हो तो इम्प्लाइड है। अब वो कहते हैं हमें सिर्फ इम्प्लाइड बताओ। भाई का सवाल था, अगर सिर्फ इम्प्लाइड पूछें तो फिर क्या होगा? तो इफ़ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदर देन वर्ड्स, क्योंकि अब ऊपर जुमला नहीं है जिसको अदरवाइज कह के आप कहते हैं वो जो ऊपर वाले भाई हैं उनके अलावा, तो फिर आप कहेंगे अगर प्रपोजल या एक्सेप्टेंस इज मेड अदर देन इन वर्ड्स या मेड इन एक्शंस या थ्रू एक्शंस तो वो बन जाएगी इम्प्लाइड। तो पॉइंट ये है कि वेरी फर्स्ट डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या हमें वर्ड ऑफर समझ आ चुका हुआ है? क्या हमें वर्ड एक्सेप्टेंस समझ आ गया है? हमें प्रॉमिस समझ आ गया है? एग्रीमेंट समझ आ गया है? कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गया है? कंसिडरेशन समझ आ गया है? फार्मूले शार्मूले समझ आ गए हैं? बातें समझ आ गई हैं? तो बस फिर एक छोटी सी डिस्कशन करके लेक्चर को तमाम करते हैं। वो छोटी सी डिस्कशन है ऑफ़र की डेफिनेशन। ऑफ़र सुनने में तो बहुत रोमांचक लग रहा है, मज़ा आ रहा है, इजी लग रहा है, लेकिन ज़रा सोचें तो सही कि इंग्लिश में अगर आपने लिखना हो, वो जो नमक वाला बंदा है उसने क्या किया था? उसने ऑफ़र दी थी। अगर मेरे से पूछेंगे पेशकश कैसे कहते हैं तो मैं उर्दू बोलूँगा, फिर आपने उस उर्दू की इंग्लिश करनी है। जब एक बंदा इस इरादे से दूसरे के सामने कोई चीज़ गोश गुजार करता है ताकि वो दूसरा इसकी इस बात को मनवन मान ले, तो इस इरादे से की जाने वाली बात को ऑफ़र कहते हैं। रुलता गए हैं पर चस बड़ी आई है। इसको इंग्लिश में लेके जाएंगे तो एक दफ़ा तो हालत ख़राब हो जाएगी। जब एक बंदा इस इरादे से दूसरे के सामने एक पेशकश रखता है कि वो दूसरा सामने वाला बंदा इसकी बात को मनोवन मान ले, एज इट इज़ मान ले, तो ये बोली जाने वाली चीज़, ये बताई जाने वाली चीज़ ऑफ़र कहलाती है। किताब से पूछते हैं, व्हेन वन पर्सन, जब एक बंदा सिग्निफाइज टू अनदर, दूसरे को कंफर्म करता है। क्या कंफर्म करता है? हिज विलिंगनेस टू डू। अभी आगे वाले को नहीं पढ़ना। जब एक बंदा दूसरे को अपनी रजामंदी का इजहार करता है, मैं नमक देना चाहता हूँ आपको, मैं आपको 1 किलो नमक देना चाहता हूँ। कॉलेज आपको कहता है मैं आपको बिजनेस लॉ की क्लास पढ़ाना चाहता हूँ 16,000 रुपये में, तो क्या आप ये वाली बात के लिए एज इट इज़ तैयार हैं? अभी ये वाली चीज़ को छोड़ देते हैं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू एनीथिंग, दरमियान के वर्ड मैंने अभी पी लिए, एनीथिंग विद अ व्यू, इस इरादे से, इस ख्याल से, क्या? टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर, उस दूसरे की रजामंदी हासिल करने के लिए। जब एक शख्स ने दूसरे को कंफर्म किया कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐसा करूँ, विद अ व्यू, इस इरादे से कि दूसरे बंदे की रजामंदी ले ली जाए, टू सच एक्ट, उस एक्ट के ऊपर उसकी रजामंदी ले ली जाए, फिर मैं यहाँ से ये भी गायब कर रहा हूँ। ही इज़ सेड टू मेक अ, जब एक बंदा इस इरादे से दूसरे के सामने एक चीज़ रखता है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, और ये ख्वाहिश रखता है कि दूसरा इसकी बात मान ले उस एक्शन के ऊपर, तो इस ख्वाहिश के इजहार को क्या कहते हैं? ऑफ़र या प्रपोजल। बीच में मैंने कुछ वर्ड्स गायब किए थे, उन वर्ड्स को भी साइड पे रखे रहने दें। अदर देन दोज वर्ड्स, क्या हमें बात समझ आ रही है? जब एक बंदा दूसरे को कंफर्म करता है कि ये मेरी ख्वाहिश है, क्या ख्वाहिश है? कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, आगे के वर्ड सेंसर हो गए। विद अ व्यू, इस इरादे से, टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर, वो दूसरे की रजामंदी हासिल करने के इरादे से उसे बता रहा है। किस चीज़ पे? टू सच एक्ट, दूसरा उस एक्ट पे राज़ी हो जाए कि मैं तुम्हें नमक देना चाहता हूँ 100 रुपये के बदले, तो क्या तुम राज़ी हो कि मैं तुम्हें नमक दूँ 100 रुपये के बदले? ही इज़ सेड टू मेक अ प्रपोजल, ये कहा जाएगा कि उसने प्रपोजल दिया है।
अब सिर्फ जो दरमियान में हमने वर्ड्स गायब किए हैं वो इस समझाने के लिए कि ऑफ़र या प्रपोज़ल हमेशा कोई काम करने के लिए नहीं होती, कई दफ़ा किसी चीज़ से रोकने के लिए भी होती है, किसी चीज़ से मना करने के लिए भी होती है। हमारे पास जो रात में सिक्योरिटी गार्ड होता है, हम उसको पैसे देते हैं और हम कहते हैं कि हमारा आपसे कॉन्ट्रैक्ट है, आप नहीं सोएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। तो हमको किसी एक्शन के पैसे नहीं देते, किसी चीज़ से बाज रहने से रोकने के पैसे देते हैं। तो ऑफ़र किसी एक्शन की भी हो सकती है और किसी चीज़ से बाज रहने की भी हो सकती है। कि सिक्योरिटी गार्ड आके कहे जी मैं आपको ऑफ़र देता हूँ, मैं पूरी रात सोऊंगा नहीं, यहाँ पे रहूँगा, आप अगर मुझे इतने पैसे दे दें। और हो सकता है वो इसको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव में कहे मैं पूरी रात यहाँ पे जागता रहूँगा, तो वो एक एक्शन है, जागता रहना। और या ना सोना किसी चीज़ से बाहर रहने को कहते हैं। तो ऑफ़र दोनों टोन में हो सकती है, मैं ऐसा काम करूँगा या ऐसा काम नहीं करूँगा, ताकि वो दूसरे से रजामंदी ले ले अपने उस एक्शन पे या अपने उस नॉन एक्शन पे। किसी एक्शन से बाहर रहने को कहते हैं एब्सटेन फ्रॉम समथिंग। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। जब एक बंदा दूसरे को कहता है कि मैं तैयार हूँ कि ऐसा करूँ या ऐसा ना करूं, विद अ व्यू, इस इरादे से टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, ताकि वो दूसरे से रजामंदी ले ले अपने उस चीज़ की, उस एक्ट की या एब्सटिनेंस की, वो काम करने या ना करने की रजामंदी ले ले। ही इज़ सेड टू बी मेक अ प्रपोजल, ये कहा जाएगा कि उसने प्रपोजल दिया है। क्या ये डेफिनेशन सीधा समझ आ गई है? पहला दिन था तो हमारे पास पिछले दिन के सवाल भी नहीं थे, वरना क्या होगा, हर अगले दिन जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो आप पिछला घर से पढ़ के आए होंगे, क्लास में मैंने पढ़ाया होगा, क्लास में इस तरह से दिखाया होगा, आपने ना सिर्फ पढ़ा होगा बल्कि आपने लिखा हुआ भी होगा। तो हो सकता है आपके बीच में एक सवाल आए कि ये वाली लाइन का मतलब क्या है। हो सकता है आप कहें कि इसमें ये चीज़ तो समझ आ गई, अगर इसमें ऐसे करके ऐसे हो तो फिर क्या मामला होगा। तो नेक्स्ट डे पहले हम पिछले दिन का रिकैप किया करेंगे और मैं आप लोगों से कहूँगा हाँ भाई आपको वो बात याद है, आपको वो बात याद है। आप देख के आए होंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, आप भी साथ साथ पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। वो सारा रिकैप देने के बाद जिसमें कुछ आपकी बातें कुछ मैंने बातें बताई होंगी, फिर मैं आपसे कहूँगा पिछले लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल, आप लोग मुख्तलिफ तरह के सवाल पूछेंगे। इसमें 15, 20, 25 मिनट भी लग सकते हैं, कोई मसला नहीं। हम पहले पिछले दिन को डन करेंगे। पिछला दिन अभी मेरी तरफ से डन नहीं हुआ, मैंने लेक्चर डिलीवर किया है, नंबर 1। नंबर 2 मैंने आपको किताब से पढ़ के बताया है। अब नंबर 3 आपने घर जाके इसको स्किम करना है, और नंबर 4 ये है कि आपने इसको लिखना है। 5 ये है कि आपने सोचना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हुई है लेक्चर में या कोई इस तरह की चीज़ है, नेक्स्ट डे नंबर 6 है, मैं उसका एक रिकैप दूंगा, और नंबर 7 है आप अपने सारे सवाल पूछेंगे। ये 7 स्टेप पूरे हो गए, हमारा पिछला दिन क्लोज होगा। तो सिर्फ लेक्चर देके हम आगे नहीं जाएंगे, लेक्चर देके फिर घर जाके इजी ठंडे टाइम पे रिलैक्स होकर आप पढ़ेंगे, फिर आपके जहन में मुनफरिद सवाल आएंगे, आप अगले दिन वो सवाल पूछेंगे, समझ के पिछले दिन के मामले को क्लोज़ करके हम इंशाल्लाह ताला आगे चला करेंगे। डन। तो चूँकि पहला दिन है और आते साथ ही जो है वो जो नए नए मुसलमान होते हैं उनको तहज्जुद नहीं पढ़ाना होता, उनको फजर भी कुछ दिनों बाद शुरू करानी होती है, ताकि ऐसा ना हो कि वो आते ही कहेंगे ये तो बड़ा मुश्किल सा मज़हब है, मैं भाग जाऊँ। तो आप लोगों की क्लास शुरू हुई है और आज कुछ सिविल डिस्टर्बेंस की वजह से क्लास की आधी स्ट्रेंथ आ भी नहीं सकी। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा, शायद मतलब हमें यहाँ पे रूम में कुर्सी का इशू बने, क्योंकि पहले लेक्चर के दरमियान जो स्टूडेंट्स थे उसके बाद भी काफ़ी इनरोलमेंट्स हुई हैं। तो बैकअप पे हमारे पास एक ऊपर रूम है जिसकी काफ़ी हैवी कैपेसिटी है, अल्लाह करे यहाँ पूरे आ जाए, चूँकि ये ज़रा खुली खुली सी कुर्सी हैं। तो वो अगर यहाँ पे पूरा ना आए तो हम उस रूम में शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपने जहन में रखना है कि फ़र्स्ट डे मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे हमारी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है। डन। कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल हमारे पैटर्न से रिलेटेड, किसी चीज़ से रिलेटेड? मेरे ख्याल में जल्दी छुट्टी से ज़्यादा एक्साइटेड चीज़ कोई नहीं है, आवाम के चेहरे पे खुशी पाई जाती है। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह ताला हम कहानी को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, पिछले दिन को लेके आगे चलेंगे।